वेलकम बैक टू ब्रीथ बायोलॉजी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मैं यहाँ पर नीट एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को बायोलॉजी पढ़ाती हूँ और जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो हमें लगता है नीट में आ सकते हैं उन सब को एक सिंप्लीफाइड मैनर में समझाती हूँ। तो आज का टॉपिक हमारा है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। तो थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या होता है। तो हम देखते हैं कोई भी जेनेटिक चेंज आया है पॉपुलेशन में और वो आगे वाली जनरेशन्स में भी इनहेरिट होता जा रहा है। इस टाइप के इवोल्यूशन को हम कहते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अब इसी इवोल्यूशन से रिलेटेड हम देखेंगे बहुत सारी टाइप्स की थ्योरीज हैं। वो जो थ्योरी है आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उसमें कौन कौन सी थ्योरीज हैं देख लेते हैं जल्दी से। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे लैमार्किज्म। लैमार्किज्म जो है ये हमें दी थी लैमार्क ने, इसे इस तरीके से नाम पड़ा। सेकंड हम देखेंगे डार्विनिज्म। ये भी नाम से समझ में आ रहा हो आपको कि ये डार्विन ने दी हुई है, ठीक है। थर्ड हम देखेंगे थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। और आखिरी जो इसमें थ्योरी है वो है म्यूटेशन थ्योरी। तो ये तो हमारी एक्चुअल में प्रपोज थ्योरी थी। इन सब का हमने एक इनकलकेट करके एक एकदम मॉडर्न थ्योरी बनाई जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक थ्योरी, या इसी को हम लोग नियो डार्विनिज्म भी कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इनमें से कुछ जो हमारी थ्योरीज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों बात करते हैं सबसे पहली थ्योरी जिसका नाम है लैमार्किज्म, और भी इसे कुछ कुछ कहते हैं। वो क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर एंड थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। इससे रिलेटेड बातें इसमें आएंगी, इससे इसका नाम ऐसा पड़ गया है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं लैमार्क कौन थे। तो जो लैमार्क थे वो एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे जिनका एक्चुअल में पूरा नाम जो है जीन बैप्टिस्ट डे लैमार्क है। इनफैक्ट इससे भी बड़ा नाम है इनका। इन्होंने इस थ्योरी के बारे में बताया था कब? 1801 में, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इनकी बात जो हम देखेंगे बहुत ध्यान से। ये सबसे पहले ऐसे थे जिन्होंने इसको प्रेजेंट किया था थियोरेटिकली, कि कुछ बताया था इवोल्यूशन के बारे में। इससे पहले किसी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया नहीं था, थियोरेटिकली इसको रिप्रेजेंट नहीं किया था, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इनके जो भी पॉइंट्स थे, पोस्टुलेट थे रिगार्डिंग दिस थ्योरी, उन सब के बारे में उन्होंने अपनी बुक में लिखा था जिसका नाम है फिलोसफी जूलॉजिक, जो आई थी 1809 में। ये वही वाला टाइम है 1809 जब डार्विन जी जो है उनका बर्थ हुआ था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इन्होंने वो क्या 4 पोस्टुलेट्स दिए थे अपने लैमार्किज्म में। तो देखते हैं बच्चों इनके 4 पोस्टुलेट्स। फर्स्ट आता है इंटरनल वाइटल फोर्स। तो यहाँ पर इन्होंने इंटरनल वाइटल फोर्स का क्या जिक्र किया वो देखते हैं। इन्होंने ये बताया था कि हमारे अंदर एक वाइटल फोर्स है जिसकी वजह से हम क्या देखेंगे, हमारे ऑर्गन जो हैं वो बढ़ने लग जाते हैं, ग्रो करने लग जाते हैं साइज में एज पर द नीड्स। ये चीज़ बोली गई थी, ठीक है। चलो मान लेते हैं ये वाली बात। चलो इन्होंने इतना बोला ये तो इसको कंसिडर कर लिया, ओके। सेकेंड इन्होंने क्या बोला, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि इन्होंने ये बोला कि नए ऑर्गन्स बनने लग जाते हैं एज पर द नीड ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब जैसे उसको लगा उस ऑर्गेनिज्म को कि मुझे इस ऑर्गन की ज़रूरत है, तो एकदम से उसके अंदर वो ऑर्गन जो है वो डेवलप करने लग जाएगा। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट का रोल होता है, ये चीज़ बोली गई थी। मान लेते, चलो ये वाली बात भी मान लेते। आगे देखते हैं इन्होंने क्या बोला था। थर्ड इन्होंने बोला था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। अब इस यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन का मतलब क्या बताया था इन्होंने ऐसा बोला कि जो ऑर्गन हमारे ज़्यादा यूज हो रहे हैं वो और ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएंगे, जो ऑर्गन हमारे यूज नहीं हो रहे वो क्या हो जाएंगे, वो अब लेस डेवलप हो जाएंगे या वो काम ही नहीं करेंगे। ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। ऐसा इन्होंने बोला यूज ऑफ डिसयूज, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स वाली टर्म में। अब इसमें इन्होंने एक एग्जाम्पल कोट किया जो कि बहुत ही फेमस है हमारा एग्जाम्पल, वो देखते हैं। तो इसमें एक चीज़ इन्होंने बताई
जिराफ के बारे में। तो जिराफ के लिए इन्होंने क्या बोला कि जो जिराफ है ना, एक्चुअली में पहले इनके जो एंसेस्टर थे वो हॉर्स लाइक थे, बहुत छोटे थे, जिराफ जितनी लंबी उनकी नेक नहीं थी, तो बहुत छोटे थे, तो जितनी भी नीचे नीचे की जो घास फूस होती थी उसको आराम से फीड कर लेते थे। ठीक है, एक टाइम आया होगा कि अब ये घासें जो हैं ख़त्म होने लगी, अब क्या किया जाए, तो इन्होंने देखा कि जो थोड़े से और जो ट्री हैं उन पे फीड किया जाए। अब उन पे फीड करना तो क्या करेंगे भाई, उनकी गर्दन को ऐसे लंबा होना पड़ेगा, स्ट्रेच होना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या हुआ, इन्होंने अपनी नेक का बहुत ज़्यादा यूज़ किया, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई, तो थोड़ी सी नेक और डेवलप हो गई। चलो मान लेते हैं ये वाली बात भी। फिर और जो और लॉन्गर ट्रीज़ हैं उस पर फीड करने लगे, ऐसे करते करते उनकी जो नेक है वो बहुत लंबी हो गई। ये चीज़ बताया उन्होंने कि इसमें, ये जिराफ का एग्जाम्पल देके इसमें, तो जो ऑर्गन ज़्यादा यूज़ हो रहा था, लाइक यहाँ पे नेक है, वो बहुत ज़्यादा इलोंगेट हो गई, ये वाली चीज़ हुई। इनका ये जो पॉइंट है, इसको वैलिड प्रूव करने के लिए हमारे पास और भी एग्जाम्पल हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें ही हम देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल जो है हमारे पास, वो है स्नेक्स का। तो हम देखते हैं कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जिनमें हम देखते हैं अभी भी पेल्विक गर्डल के रेमिनेंट बचे हुए हैं, है ना, कुछ एक पार्ट अंश सा बचा हुआ है पेल्विक गर्डल का। पेल्विक गर्डल से क्या अटैच होता है, हाइंड लिम्स, है ना। तो इसे हम क्या हम देख सकते हैं या डिराइव कर सकते हैं कि जितने भी स्नेक्स रहेंगे उनके एंसेस्टर ऐसे रहे होंगे जिनमें हाइंड लिम्स रहे थे, ठीक है, पर उसका यूज़ नहीं होता पाया, जिसकी वजह से हमने क्या देखा कि वो जो हाइंड लिम्स है वो रिड्यूस होने लगे, होते 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 वो क्या बन गई, सिर्फ एक टेल बन गई। ठीक है, तो अब क्या हुआ यहाँ पे, उस ऑर्गन का डिसयूज हुआ, कोई यूज़ नहीं हुआ, तो इससे वो ऑर्गन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो इनकी बात ये वाली सही है, ठीक है, मान लेते हैं स्नेक्स का। यहाँ लिख देती हूँ, स्नेक्स हैव रेमनेंट ऑफ पेल्विक गर्डल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इससे क्या होता है, हमारे हाइंड लिम्स अटैच होते हैं। और भी एग्जाम्पल यूज़ कर लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि एक्वेटिक बर्ड्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्वेटिक बर्ड्स हमने क्या देखा कि डिसयूज हो रहा है, किसका, क्या ये उड़ रही हैं, उतना उड़ रही हैं जितने हमारी नॉर्मली बर्ड्स उड़ रही हैं, नहीं उड़ रही, तो इनके जो विंग्स हैं वो इतने फंक्शनल नहीं रहे। हाउएवर क्योंकि पानी में है तो क्या होना चाहिए, इनका पैड्स होने चाहिए यहाँ पर, जिसकी वजह से हम देखेंगे ये एटलीस्ट स्विम तो कर सके पानी में। ठीक है, तो इसलिए हम देखेंगे ये एक चेंज आ गया किसमें, एक्वेटिक बर्ड्स में। सो अकॉर्डिंग टू यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, एक ऑर्गन इनका क्या हो गया, उसका डिसयूज हो गया, दूसरे का यूज एनहांस हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। तो ये तो सारे एग्जाम्पल थे इसमें। अब इसको हम वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। देखो एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि जैसे आपने देखा कुछ बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे। अब हम देखेंगे मैक्सिमम क्या होता है, जो बच्चे बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा कीन इंटरेस्ट होता है उसमें, तो एकदम जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि उसको उनको इतनी प्रैक्टिस हो गई है। वो प्रैक्टिस क्यों हुआ, क्योंकि उसको कंटिन्यूसली उन्होंने यूज़ किया अपने ब्रेन को। समझ रहे हो, ये बस मान रहे हैं एग्जाम्पल, ऐसा हो सकता है, मैंने ये नहीं बोला कि एकदम सही बात है, ये भी नहीं बोल रही मैं, क्योंकि यहीं पे एक पॉइंट और आ जाता है। मान लेते हैं हम लोग अपनी आइज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लाइक हम लोग टीवी के सामने बहुत बैठे हैं, फ़ोन के सामने तुम बैठे ही रहते हो, वो चीज़ हो गई, या लैपटॉप के सामने बैठे हो, कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं, फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, तो इस हिसाब से तो हमारी आईसाइट और अच्छी हो जानी चाहिए, वीक क्यों हो जाती है, चश्मे क्यों लग जाते हैं। तो आ गया ना ये वाला क्वेश्चन। तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में ये वाली बात सही है, बट कुछ एक चीज़ों में हम देखेंगे ये वाला जो टर्म है ये सही भी है। तो ये तो थे इनके 3 पॉइंट। आखिरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो आखिरी पॉइंट है वो क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो देखो भाई यहाँ पे इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की बात हो रही है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का मतलब ऐसे कैरेक्टर जो हमने बर्थ के बाद अपने अंदर लेके आए हैं, उनको हम बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो देखो यहाँ तक हम फिर भी बात मान रहे थे लमार्क की कि हाँ चलो ये सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, पर यहाँ पे हो गया भाई अब नहीं हो पाएगा, ये तो कुछ गलत बोल रहे हो आप, ऐसा वाला हो गया। इन्होंने क्या बोला कि जो भी चीज़ें हमारे अंदर बर्थ के बाद हमारे अंदर चेंज आए हैं, जो भी कैरेक्टर आए हैं, वो हमारी आगे वाली जनरेशन में भी चले जाएंगे, है ना। अब इसको हम ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे करा रखी है नोज पियर्सिंग करा रखी है, ईयर पियर्सिंग करा रखी है,
तो जो मेरी प्रोजेनी होगी उसमें ऑलरेडी कैसे पियर्सिंग हो रखी होगी, तो उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ऐसा बताओ भाई, ऐसा तो नहीं होता। या मान लेते हैं कोई लड़का है, उसने किसी का नाम लिखवाया है यहाँ पे, मान लेते हैं कुछ भी मान लेते हैं, जूही, जूही लिखवाया। अब कल को उसकी शादी हो जाती है, उसके कोई प्रोजेनी आता है, कोई लड़का है, तो उससे ऑलरेडी जूही नाम लिखा होगा, तो उसको भी जूही नाम की ढूंढनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं होता ना। क्या वो टैटू आगे जा रहा है? नहीं जा रहा, क्योंकि वो हमारा एक्वायर्ड कैरेक्टर था। अब इस हिसाब से इन्होंने अगर जिराफ का एग्जाम्पल लेके बोला, तो उन्होंने ये बोला कि अगर एक ने अपनी गर्दन स्ट्रेच की है, तो आगे वाला जो है वो भी अपनी गर्दन जो है उसकी ऑलरेडी स्ट्रेच आई होगी, ऐसी वाली बात इन्होंने बोली है, ठीक है। पर इस वाली बात को रिफ्यूट किया गया एक दूसरी थ्योरी से, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। इतना आप सब लोगों को क्लियर है? एक बार जल्दी से देख लेते हैं फिर से। इंटरनल वाइटल फोर्स, मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर एक वाइटल फोर्स है जो हमें हमारे ऑर्गन्स को इंक्रीज कर देता है इन साइज। फिर हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का यहाँ पे क्या रोल है, जैसे भी हमारे ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनको कोई सी ऑर्गन की नीड फील हो रही है, तो उनके अंदर वो ऑर्गन डेवलप होने लग जाएगा, ये चीज़ बोली। थर्ड बोला यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, तो जो ऑर्गन हमारे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं वो और ज़्यादा डेवलप होते जा रहे हैं, जो यूज़ नहीं हो रहे वो क्या होते जा रहे हैं, रिड्यूस होते जा रहे हैं। इसको कैसे बताया? जिराफ की नेक से बताया। फिर हम देखा स्नेक का जो पेल्विक गर्डल था उससे बताया था, क्योंकि रिड्यूस हो गया था। और एक्वेटिक बर्ड जो थे उसका हमने बताया विंग से या पैडल से, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ये 3 पॉइंट हो गए। आखिरी पॉइंट क्या था? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो जो भी चेंजेस हमारे पास इस जनरेशन में हमने अपने अंदर कराए हैं, आगे वाली प्रोजेनी में वो कैरेक्टर इनहेरिट नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसको रिफ्यूट करने के लिए जो थ्योरी आई थी उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों बात करते हैं उस साइंटिस्ट की जिन्होंने लमार्क के 4th पोस्टुलेट को डिस्प्रूव किया था। तो देखते हैं उनकी जो थ्योरी थी उसको हमने बोला थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। अब कैसे डिस्प्रूव किया था वो देखते हैं। इन्होंने क्या किया, 21 जनरेशन तक चूहे जो है उनकी टेल काटते रहे। मतलब हमें पता है चूहे के जो बच्चे बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, तो जो भी चूहे हुए, मान लो कुछ ऐसा है, उसकी एक टेल काटी, इसकी भी टेल काट दी। अब इन दोनों की आपस में मेटिंग करा दी, तो अब जो बच्चा हुआ वो कैसा हुआ, उसकी भी टेल है, आगे भी ऐसे टेल होती जा रही। ऐसा इन्होंने बहुत बार किया भाई, 21 जनरेशन तक, मतलब हार नहीं मानी इन्होंने। उसके बावजूद भाई इन्होंने क्या देखा, जो नेक्स्ट जो प्रोजेनी आया उसका कैसा था भाई, उसके पास टेल था, ये चीज़ थी। तो बताओ इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे ऐसे टेल काट दी। ये तो एक्वायर्ड ट्रेट हो गया ना, बर्थ के बाद हुआ ये चीज़। पर क्या ये वाला ट्रेट जो है आगे फॉलो हुआ? नहीं हुआ ना। अब इस हिसाब से अगर हम देखें, एक कोई बंदा है, एक कोई रेसलर है, उसने अभी पूरी कुश्ती वर्जिश करके अच्छे से अपनी बॉडी बना ली, तो उसका जो बच्चा है वो भी ऐसे ही होगा, ऐसा पैदा होगा, 6 पैक एब्स होंगे, पूरे मसल्स बने होंगे। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए भाई उसको भी उतना ही एफर्ट करना पड़ेगा जितना उसके पापा ने किया था। तो वही वाली चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो इनहेरिटेंस होता है एक्वायर्ड कैरेक्टर का, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अब कैसे हम देखेंगे इनहेरिटेंस हो सकता है एक्वायर्ड कैरेक्टर का? तो एज पर ऑगस्ट वीजमैन हमने क्या देखा, जो बॉडी है वो डिवाइडेड है इनटू सोमैटोप्लाज्म एंड जर्म प्लाज्म। तो जो सोमैटोप्लाज्म में अगर कुछ भी चेंज आता है, तो वो कुछ भी चेंज आता है, लाइक हमने बोला ना पियर्सिंग कराई, टैटू लगाया, ये सब चीज़ें जो कि ये सारी चीज़ें जो हम देखेंगे ना, ये उसकी डेथ के साथ ख़त्म, उसके आगे नहीं जाएगा। पर जर्म प्लाज्म में अगर कोई भी चेंज आता है तो वो आगे इनहेरिट होगा, ठीक है। ऐसे ही तो हम देखते हैं ना, एक तो होते हैं हमारे सोमैटिक सेल्स, एक होते हैं जर्म सेल्स। कौन से वाले रिस्पॉन्सिबल होते हैं भाई आगे वाली जनरेशन में कोई भी कैरेक्टर को फॉरवर्ड करने के लिए? बताओ जल्दी से कमेंट्स में। तो बच्चों जो हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी है वो है डार्विनिज्म। और ये जो डार्विन ने जो थ्योरी दी थी, इसी का एक और नाम है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो इन्होंने अपनी बुक में मेंशन किया था, और उस बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है। ये बुक्स के नाम भी पता होने चाहिए, ये भी पहले आए हुए हैं क्वेश्चन। अब ये जो डार्विनिज्म है, ये बहुत ज़्यादा, जो डार्विन है इंस्पायर्ड हुए थे थॉमस माल्थस से, और उनकी जो बुक थी उसका नाम था एसेज ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। अब इन्होंने, जो थॉमस माल्थस थे, इन्होंने दी एक पॉपुलेशन थ्योरी। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितनी पूरी पॉपुलेशन है वो जीपी में बढ़ रही है। जीपी क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसे हम देखते हैं ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। कैसे ग्रो कर रहा होगा देखते हैं एग्जाम्पल में। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 एंड सो ऑन। इस तरीके से इतने सारे बढ़ रहे हैं, मतलब इनका एकदम अनकंट्रोल हम कह सकते हैं, या अनलिमिटेड रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है।
इतना है कि देखो बहुत सारे जो लोग हैं वो पैदा होते जा रहे हैं, हम अपनी पॉपुलेशन में भी देख सकते हैं ऐसे। पर जो नेचर है इस पर एक चेक रखती है, कंट्रोल रखती है, बहुत सारे ऐसे क्लैमिटीज कर देती है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उतना भी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा, एक कांस्टेंट साइज का ही रहता है। वो वाली चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। और थर्ड चीज़ जो उन्होंने बताई थी वो ये था कि फूड रिसोर्सेज जो थे वो लिमिटेड है, और वो किस में है, एपी में बढ़ रहे हैं। अब ये एपी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पता है आप लोगों को। इसमें कैसा ग्रोथ होता है वो देखते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो रिसोर्सेज हमारे पास बहुत कम, लोग हमारे पास बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं एक बारी को, 2 लोग हैं, 2 जनों का रिसोर्स है, काम चल जाएगा इनका। 4 लोग हैं, 4 लोगों का रिसोर्स है, ये भी चल जाएगा। फिर देख रहे हैं 6 रिसोर्स है, 8 लोग हैं, चलो ये काम चला लेंगे, चलो मान लेते हैं इन्होंने थोड़ा कम खा लिया, चला लिया काम। फिर हम देख रहे हैं 8 रिसोर्स है और 16 लोग हैं, ये भी चलो मतलब ऐसे हो गए, भाई बहन हो गए, आधा आधा पेट भर लिया और खा लिया, ये भी एक बार को मैनेजेबल है। अब देखो 10 हमारे पास रिसोर्स है, 10 लोगों के लिए रिसोर्स जितना होना चाहिए उतना 32 लोगों में क्या होगा, डिवाइड होगा, तो किसी के मुंह में तो कुछ बचा ही नहीं। एंड अगर हम आगे भी देखें, देखो 12 लोगों में 12 लोगों का जो रिसोर्स है वो 64 लोगों को जा रहा है, तो कैसे काम चलेगा, काम बनेगा यहाँ पे, नहीं बनेगा भाई। तो जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो क्या होगा, तब होगा अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ाई, किसको, उसको हम बोलते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इसको तुम ऐसे समझो कि नीट की तुम्हारी सीट है, अब इतने सारे लोग हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो ना, हर कोई अपनी एक सीट के लिए स्ट्रगल कर रहा है। अगर नीट की सीट बहुत लाखों में होती तो क्या तुम इतना स्ट्रगल करते, नहीं करते ना, क्योंकि कम है और लोग ज़्यादा हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो तुम लोग इतना पढ़ रहे हो, लॉकडाउन में भी इतना पढ़ रहे हो और कुछ नहीं देख रहे हो, कर रहे हो, तो सारा क्या है, तुम सब लोग कर रहे हो वहाँ पे क्या, स्ट्रगल, ठीक है। अब ये जो स्ट्रगल है बच्चों, ये हम देखेंगे यहाँ पर जो बात की, ये 3 एस्पेक्ट में हो सकता है, इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक एंड एनवायरमेंटल। अब इसका क्या मतलब है ये देखते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक, इंट्रा का मतलब होता है विद इन, तो अपनी सेम स्पीशी में जब कंपटीशन हो रहा है तो वो उसको बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। और भाई ये जो होता है ना, ये सबसे सिवियर हमारा कंपटीशन होता है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ के लाले पड़ रहे हैं, मतलब खाने के, रहने के, हर चीज़ के इस टाइम पे बहुत भयंकर कंपटीशन होता है। इसलिए मैं ना एक इंसिडेंस बताती हूँ आपको। जब प्रॉन को हम देखते हैं ना, एक पॉन्ड में रख दिया जाता है, वहाँ पे वो ग्रो कर रहे होते हैं। एक टाइम के बाद प्रॉन जो होता है ना, बहुत जल्दी ऐसे मल्टीप्लाई करके ना बहुत सारे प्रोजेनीज बना लिए उस पॉन्ड में। जब इतने सारे प्रॉन हो जाते हैं तो एक टाइम के बाद आके जब इतने सारे वो हो गए, पॉपुलेशन बढ़ गई, अगर उनको खाना नहीं मिला ना, वो एक दूसरे को ही खाने लग जाते हैं। ऐसे वो कैनिबल नहीं है, बट उस टाइम पे वो खाने लग जाएंगे, ये चीज़ होता है। तो जो समझदार बंदा होता है वो क्या करता है, जैसे उसको लगता है थोड़े से बढ़ रहे हैं, उसको हटा के कहीं और डाल देता है, ताकि वो अपने आप को ही खा के ख़त्म ना कर दे, ठीक है। तो देखो अपने कोई खाने वाले आ गए, जैसे हमारे, अब ऐसा समझो ना, परिवार में जो वो है, बाहर वाले लोग हैं वो इतना परेशान नहीं करते, इतना रिश्तेदार करते हैं, है ना। तो इस तरीके से समझ के आप कर सकते हो। ये हो गया हमारा क्या, इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बस वो ऐसे ही बोला था, उसको इग्नोर करो। तो नेक्स्ट हमारा आता है इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक में हमने क्या देखा, 2 अलग स्पीशीज़ हैं, उनमें कॉम्पिटिशन है। अब देखो इसको इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि हम देखते हैं फूड चेन जो होती है, उसमें जो डियर है उसके पीछे कौन है, लायन है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये कंपटीशन है, इसको तेज़ भागना है डियर को, और जो लायन है इसको भी तेज़ भागना है। जो तेज़ भाग गया वो बच लिया। अब अगर डियर भाग गया तो इस केस में क्या होगा, लायन बेचारा क्या है, ये तो भूखे मर जाएगा। और अगर डियर तेज़ नहीं भागा तो लायन इसको खा जाएगा, डियर मर जाएगा। तो यहाँ पर भी हो गया कंपटीशन। अब कौन, इसमें देख रहे हैं कौन ज़्यादा फास्ट है, दोनों स्पीशी में जो ज़्यादा फास्ट है वो बच गया, ठीक है, उसका काम हो गया। यहीं पे एक मूवी का डायलॉग मुझे याद आया, कहते हैं कि कोई गलत या सही नहीं होता, कुछ ज़्यादा गलत होते हैं, कुछ कम गलत होते हैं। तो ऐसे यहाँ पर कुछ है कि कुछ फास्ट होते हैं और कुछ फास्टर होते हैं। तो यहाँ पे जो फास्टर है उसने उस स्ट्रगल को पूरा बीट कर लिया और वो यहाँ पे विनर बन गया, ठीक है। आखिरी चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे एनवायरमेंटल। अब एनवायरमेंटल स्ट्रगल क्या है, एनवायरनमेंट क्या क्या हमारे ऊपर चैलेंजेस जो है वो पोज कर रही है। लाइक हम देखेंगे रेनफॉल हो गया, इतना हाई टेम्परेचर है जिसमें लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो सारे हमारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है।
तो ये सारा हमें बताया था थॉमस ने, और इससे इंस्पायर्ड होकर डार्विन जो है उन्होंने अपनी थ्योरी के बारे में बताया था, जिसके बारे में हम देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स है डार्विन थ्योरी के। वही हमने देखा है कि जो वो है थॉमस माल्थस, उनसे भी इन्फ्लुएंस थे। तो इस हिसाब से हमने क्या देखा, सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है। अब नेचर ने क्या किया था, उस पर एक चेक रखा हुआ था, जिसकी वजह से हम देखेंगे टोटल नंबर क्या है, कांस्टेंट है। फिर हमने देखा कि स्ट्रगल होने लग गया। हमने पढ़ा था एपीजीपी, रिसोर्सेज हमारे एपी में हैं और जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो पॉपुलेशन है वो जीपी में बढ़ रही है। तो होने लग गया स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब इस स्ट्रगल में कौन सर्वाइव करेगा, जिसके अंदर आएंगी वेरिएशन, वेरिएशन जो बाकियों से अलग है। अब यहाँ पर हम वो लमार्क वाले जिराफ का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था कि जो जिराफ थे उन्होंने अपनी जो गर्दन है उसको स्ट्रेच कर लिया था और खाना खाने लग गए थे, तो उनके अंदर एक अच्छा कैरेक्टर आ गया था, एक कैरेक्टर आ गया था उसमें। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, डार्विन की थ्योरी में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम ऐसा मान लेंगे कुछ है जो जिराफ हैं जिनका जो नेक है वो बहुत छोटा है, और कुछ जो जिराफ है उनका नेक बहुत बड़ा है, तो दोनों में वेरिएशन है। सारे तकरीबन देख रहे हैं छोटी छोटी नेक वाले, लेकिन कुछ एक जो है वो बड़े बड़े नेक वाले। तो जो बड़े नेक वाले हैं उन्होंने तो बाहर वाला ऊपर वाला सारा ट्री का सारा वाटर खा लिया, पर छोटे वालों ने नहीं खाया तो और वो मर गए। ठीक है, तो जिसमें वेरिएशन था उसको सेलेक्ट किया नेचर ने। ठीक है, और उसका क्या हुआ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्योंकि वही सबसे फिट था यहाँ पे। ठीक है, फिट क्यों था, क्योंकि उसकी गर्दन यहाँ पे लंबी थी। जिसकी गर्दन लंबी नहीं थी, जिसमें वेरिएशन नहीं था, वो उस एनवायरनमेंट में फिट नहीं बन पाया, और इस वजह से नेचर ने उसको सेलेक्ट कर लिया। और देखो ये जो नेचुरल सिलेक्शन है ना, बहुत बायस तरीका है ये ना, उस टीचर की तरह है जो सिर्फ उस बच्चे को पसंद करता है जो अच्छे मार्क्स ला रहा है। एक आइडियल टीचर को हम देखते हैं कि सारे बच्चों को पसंद करना चाहिए, लेकिन कुछ हम देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल की तरह दे रही हूँ कि एक बच्चा, हाँ ये मुझे बहुत पसंद है, या ये मेरे लिए रोज चॉकलेट लेके आ रहा है तो ये मेरे लिए फेवरेट बच्चा है, ऐसा हो सकता है। तो ये उस बायस टीचर की तरह है, उसको लग रहा है जो सबसे फिट है ना, मैं उसी को चूज करूँगा। ये था नेचुरल सिलेक्शन का। पर आगे हम लोग पढ़ेंगे एक जगह पे जेनेटिक ड्रिफ्ट, वो ऐसा टीचर है जो इक्वली हर स्टूडेंट से हेट करता है। ठीक है, तो इसका फ़र्क हम पढ़ेंगे आगे चल के। फिलहाल के लिए हम देखते हैं नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। तो नेचुरल सिलेक्शन किस में हो रहा है, नेचर किसको सेलेक्ट कर रहा है, जो सबसे फिट है, और फिर वही सर्वाइव करेगा। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है डार्विन के हिसाब से रिप्रोडक्टिव फिटनेस जो होती है वो अल्टीमेट फिटनेस है डार्विन के हिसाब से। तो यहाँ पर भी वो क्या कराते हैं, ये रिप्रोड्यूस करेंगे क्योंकि इनका अनलिमिटेड हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है। बहुत सारे क्या होंगे, बच्चे पैदा हुए, उनके अंदर कुछ कुछ वेरिएशन आई, फिर उनकी मेटिंग कराई, फिर उसमें हम देखेंगे कोई नेचर जो है उसको सेलेक्ट करेगा, एंड सो ऑन, ये वाली चीज़ चलती रहती है। और हम देखेंगे जितने भी यूजफुल वेरिएशन है, जैसे मैंने बताया, आगे वाली प्रोजेनी में आता ही रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी हमारी किस में, ये थी हमारी डार्विनिज्म में। अब देखो बच्चों, ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, ये एक बच्चे समझते आए हमेशा से कि डार्विन ने दिया। ये एक्चुअल में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में हमें बताया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, तो ये जो बताया, ये किसने बताया, हर्बर्ट स्पेंसर ने इसके बारे में बताया था। इतना क्लियर है? एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, बहुत हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है, और जो टोटल नंबर है वो कांस्टेंट रह रहा है। क्यों कांस्टेंट रह रहा है, क्योंकि नेचर एक चेक रख रही है यहाँ पर। फिर हो रहा है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, क्योंकि रिसोर्स कम, लोग ज़्यादा। अब यहाँ पर जिसमें वेरिएशन है वो सर्वाइव कर जाएगा, जिसमें वेरिएशन नहीं है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब देखो ये जो वेरिएशन है ये फर्दर दो टाइप की होती है, एक होती है कंटिन्यूअस और एक होती है डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस जो हर जनरेशन में आ रही है, बहुत थोड़ी थोड़ी सी होती है, हम देखेंगे बहुत स्मॉल, स्लो एंड डायरेक्शनल होती है, एक डायरेक्शन में चले जा रहा है। पर जो डिसकंटिन्यूअस वाली जो वेरिएशन है, जिसको हम यहाँ पे यूज करेंगे वर्ड म्यूटेशन, वो कैसी होती है, सडन होती है। ठीक है, और डायरेक्शनलेस होती है, ये चीज़ और ध्यान रखना है, वो कुछ अलग ही रूप ले आती है वो। ठीक है, ये चीज़ होता है, बट ध्यान रखना है यहाँ पे जो इसके बारे में डार्विन ने नहीं बताया था, डार्विन ने मेनली इस वेरिएशन के बारे में बताया था। ठीक है, तो वेरिएशन जिसमें आई उसको ही नेचर सेलेक्ट करेगा, और वही क्या होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब ये आपस में मीटिंग करेंगे, जिसकी वजह से आगे जो वेरिएशंस हैं हम देखेंगे आगे वाली प्रोजेनी में भी जाएगा, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशंस। तो ये चीज़ें जो हैं हमें बताई थी डार्विन ने।
दो और की पॉइंट बताए थे, उसमें एक था हमारे पास क्या, नेचुरल सिलेक्शन, जो आप अभी पढ़ चुके हो। दूसरा क्या है, ब्रांचिंग डिसेंट। अब ब्रांचेस आप देखते हो, ट्री की बहुत सारी ब्रांच हैं, तो इसमें हम क्या देखेंगे, मान लो ये ट्री है कोई, तो इसकी ऐसे 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 बहुत सारी ब्रांचेज हैं, तो एक ट्री से निकली और इतनी सारी 1 2 3 4 इतनी सारी ब्रांचेज हो गई। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एक ऑर्गेनिज्म था, इतने सारे वेरिएशन आते 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 नए नए ये हमारे स्पीशी बनने लग गए। ठीक है, तो एक ब्रांच से बहुत सारी ब्रांचेस बनने, एक कोई मेन ट्रंक है उससे बहुत सारी ब्रांचेस बनने लगी, मतलब इतने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स एक से बनने लग गए। ठीक है, ये था हमारा ब्रांचिंग डिसेंट। तो जो दो की कॉन्सेप्ट हैं डार्विनिज्म के, वो क्या क्या है हमारे पास, नेचुरल सिलेक्शन एंड ब्रांचिंग डिसेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। इतना क्लियर है बच्चों? अब हम देखते हैं डार्विनिज्म के ड्रॉबैक। तो बच्चों देखते हैं डार्विनिज्म में क्या क्रिटिसिज्म मिला, देखते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो हम देखते हैं, इन्होंने डिसकंटिन्यूअस जो वेरिएशन थी, दैट इज म्यूटेशन जो था, उसके बारे में एक्सप्लेन कर ही नहीं पाए। ठीक है, फिर हम देखते हैं जो इन्होंने क्या बोला, जो इवोल्यूशन है वो प्रोग्रेसिव है। हम देख रहे हैं डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में ग्रो करे जा रहा है। अब अगर इतना ही प्रोग्रेसिव है तो हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन कहाँ से आ गए, वेस्टिजियल में क्या हो रहा है, वो प्रोग्रेस थोड़ी कर रहे हैं, वो तो रिग्रेस कर गए। तो ये वाली बात भी इनकी नहीं जस्टिफाई कर पाए। नेक्स्ट इन्होंने एक चीज़ क्या नहीं बताई, वो था दे कुड नॉट एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन ऑफ वेरिएंट्स इन नेक्स्ट जनरेशन। तो जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें वेरिएंट्स कैसे जा रहे हैं उसको वो एक्सप्लेन ढंग से कर ही नहीं पाए। कोशिश की उन्होंने एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला, हर ऑर्गन के पास एक माइन्यूट कुछ हेरिडिटरी पार्टिकल होता है जो ब्लड के थ्रू जाते हैं, गोनाड्स में इकट्ठे हो जाते हैं, और उसकी वजह से जितने भी हमारे वेरिएशन है वो आगे वाली जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। पर अगर हम वीजमैन की थ्योरी देखें तो उस हिसाब से ये वाली बात क्या हो गई, गलत हो गई ना, तो ये वाली चीज़ गलत। आखिरी चीज़ जिसपे इनको रिजेक्शन हुआ था वो क्या है देखते हैं, वो है इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में तो बता दिया, पर अराइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में नहीं बताया। ठीक है, तो जो फिट है वो सरवाइव कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो जो सबसे फिट इंडिविजुअल है वो कहाँ से आया, उसके अंदर वेरिएशन कहाँ से आई, ये वाली चीज़ वो नहीं बता पाए। ठीक है, तो ये सारे ड्रॉबैक थे हमारे डार्विनिज्म के। अब देखो, जो डार्विन ने जो भी सब चीज़ें ऑब्जर्व की आफ्टर रीडिंग पॉपुलेशन थ्योरी, यही सेम चीज़ हम देखेंगे अल्फ्रेड वालेस ने भी की थी। दोनों का टाइम भी ऑलमोस्ट सेम ही था, लेकिन हम देखेंगे अल्फ्रेड वालेस ने ये सारी चीज़ें कब हम देखें कहाँ पर इसको एक्सपीरियंस किया। उस आइलैंड का नाम था मलय आर्कीपेलागो। ठीक है, जो अभी करंटली हम देखें उसको हम बोलते हैं मॉडर्न जो इंडोनेशिया है वो बोलते हैं। तो इन्होंने कहाँ पे किया था, इन्होंने किया था गैलापागोस आइलैंड पे। लेकिन जो हमारे अल्फ्रेड वालेस हैं, यहाँ लिख देती हूँ, अल्फ्रेड वालेस, इन्होंने भी सेम स्टडी की थी, कहाँ पे, मलय आर्कीपेलागो, जो कि हमारा रिसेंटली अगर हम देखें इंडोनेशिया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हमने थ्योरीज पढ़ ली डार्विनिज्म तक की। तो बच्चों बारी है हमारे क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट वन। तो इसमें ये तीन हम देख रहे हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन, की कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आर। तो ये चारों आपके पास ऑप्शन है, इनके आंसर मुझे आप कमेंट में बताओ, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको जल्दी से लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।